हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, आज ये वीडियो लक्ष्मीकांत पॉलिटी का है और इसमें जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जो है लक्ष्मीकांत को पूरा खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से जो है जितने भी चीजें लक्ष्मीकांत में दी गई है। और दिस इज द 7th एडिशन ऑफ द बुक और ये 7वां एडिशन है और ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स से और मेंस दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत काम आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स तो आपका कवर हो ही जाएगा। और साथ साथ जो है मेंस का भी आपका पूरा कवर होगा। इसमें आपने देखा होगा कि हर साल जो है पॉलिटी से क्वेश्चन तो रहते ही हैं, यूपीएससी में भी रहता है और स्टेट पीसीएस में क्या मेंस एग्जामिनेशन और एज वेल एज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको जो है एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या क्या था इस पॉलिटी में। और ये इंग्लिश में पीडीएफ है, मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसको जो है आपको करवाऊंगा, तो बाइलिंगुअल ये रहेगा, आराम से सब लोग समझते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों के पास जो है 6th एडिशन है तो वो भी, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 7th एडिशन जो है इसको भी आप लोग ले सकते हैं मार्केट से, अगर लेना चाहे जिनके पास नहीं है तो आइए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वो डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कंटेंट्स जो है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले जो है हमें क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और आज जो ये वीडियो है ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है कहाँ से अस्तित्व में आया, कैसे कैसे अस्तित्व में आया, तो सारी चीजें इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक जो है आपको हम लोग जो है ये पूरी चीजें इसमें एक एक चीज कर जो है देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या प्रोविजन था, आप उसको कैसे लिखेंगे। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये कंटेंट्स हैं, इसमें नए नए कुछ चैप्टर ऐड किया गया है। 7th एडिशन का बुक है जो तो ये यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन हर साल जो है यूपीएससी में आया है, स्टेट पीसीएस में भी आता रहता है। तो सबसे पहले जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको हम देखते हैं। तो ये पहला लाइन होता है आप लोगों को जो है, जिन लोगों के पास ये बुक होगा या पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर लक्ष्मीकांत का, तो यही लाइन जो है शुरू होता है। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 as traders in the form of ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600। तो ये जो है आपको लाइन से शुरू होता है कि कैसे ब्रिटिशर जो है 1608 में इंडिया आए, भारत आए, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जो है आपको व्यापारिक कंपनी के व्यापार करने के उद्देश्य से आए। और यहाँ पर जो है से पॉलिटिकल टर्म आयल जो है उन्होंने देखा कि यहाँ का कंडीशन कैसा है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर व्यापार के साथ साथ जो है उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल जो है यहाँ पर रूल करने लगे, कैसे वो एक रूलिंग कंपनी बन गई। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इवोल्यूशन में जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द सबसे पहले द क्राउन रूल जो है ये शुरू हुआ था 1773 से लेकर 1858 तक जो है आपको ये क्राउन रूल का पीरियड माना जाता, सॉरी कंपनी रूल का पीरियड माना जाता है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तौर पे जो है आपको इंडिया में सारा चार्ज उसी के पास था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो है ये चार्ज जो है क्राउन को जो है ट्रांसफर हो गया और उसके बाद जो है हिंदुस्तान में क्राउन रूल जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो क्या था। सो ये जो है पहला स्टेप था जो कि कंपनी के जो है आपको जो भी काम है, जो भी कार्य है, वर्क है, उसको रेगुलेट, इंडिया में जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था। और ये पहला स्टेप था जबकि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है आपको केंद्रीकरण का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था। तो इसके बारे में इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था, तो हम लोग जानते हैं कि 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में और जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो बंगाल का एक्स नवाब था, उन तीनों की हार हो जाती है। और उसके बाद जो है शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस दीवानी से जो है क्या होता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो थे, व्यक्तिगत जो लेवल पे था, जो भी पर्सन जो उसमें एम्प्लॉय था वो तो काफी अमीर होता चला गया, बहुत ज्यादा करप्शन जो है उन लोगों में बढ़ गया, लेकिन कंपनी को जो है से वो तब भी घाटा हो रहा था दीवानी के बाद भी। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश की तरफ से जो है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उन्होंने कुछ रेगुलेट करना चाहा, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंपनी के लिए लेके आया कि कंपनी कैसे अब चलेगी, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सबसे पहले जो है तीन जो है आपको प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अगर इंडिया की बात करें रेस्पेक्ट में, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में और एक जो है कलकत्ता में, जो कि बंगाल का पार्ट था। सो यहाँ पर जो है तीनों में एक एक गवर्नर हुआ करते थे और तीनों के गवर्नर को कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कहा गया कि ये जो है सबसे पहला प्रोविजन था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो नहीं रहेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया गया और कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कहलाएंगे। और इस तरह के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए। और उसमें एक और चीज जो है वो ऐड किया गया कि ये जो गवर्नर हैं बंगाल के और मद्रास के और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो होंगे इसके सबऑर्डिनेट, अब इसके अंडर में काम करेंगे, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करेंगे। तो ये केंद्रीकरण जो है, आपको सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, पावर एक जगह जो है ज्यादा देना, क्योंकि यहाँ से ज्यादा पैसा आता था, रेवेन्यू आता था। तो जहां से रेवेन्यू, जहां से पैसा वगैरह ज्यादा आएगा तो क्या होता है कि उसका वैल्यू ज्यादा होता है घर में भी, तो जो ज्यादा कमा कर लाता है। तो इस तरह से जो है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बन गए, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग, जो है पहला गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल था। और ये जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, इन दोनों को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अब ये दोनों जो है इसके जो है सबऑर्डिनेट रहेंगे, इसके अंडर में काम करेंगे, तो इनका पावर भी अब इसके अंडर में चला गया। तीसरा प्रोविजन जो था कि इसमें था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। और उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ, बनाया गया, जो 1774 में। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है उसके चीफ जस्टिस थे, और भी जो है तीन और अदर जज जो है उसमें था, तीन जो है और जज भी उसमें अपॉइंट किया गया। तो ये जो है इसमें प्रोविजन था। एक और प्रोविजन ये था कि जो मैंने बताया करप्शन का, ये सब जो चीजें थी, तो इसमें जो है दस्तक जो मिला था उसका गलत प्रयोग कर रहे थे, और जो है फ्री ट्रेडिंग राइट जो है कंपनी को जो है जो मिला हुआ था उसका जो है गलत प्रयोग, गलत जो है इस्तेमाल कर रहे थे ये कंपनी के जो आपको एम्प्लॉय थे। तो जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको कहा गया कि आप जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं पर भी कंपनी से अलग आकर जो है प्राइवेट जो है अपना बिजनेस नहीं कीजिएगा। और दूसरा कि आप कोई भी गिफ्ट या रिश्वत वगैरह जो है आप नहीं लेंगे किसी भी तरह का। ये कंपनी के जो भी एम्प्लॉय थे उनको जो है ये प्रोहिबिट कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया उन पे। और ये जो है आपको जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो है सारा जो कंपनी का अफेयर है, जैसे कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, जो पैसे का या मिलिट्री का, ये सब जो इंडिया में जितना है सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इस कंपनी का देखेगा। तो इसमें जो है कुछ प्रोविजंस किया गया था इस एक्ट में, जो कि यहाँ पर 5 प्रोविजंस जो है मोस्टली किया गया था। पहला कि गवर्नर जनरल जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, अगर समराइज करें तो इसको, तो पहले। और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे उनको इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। तीसरा ये कि ये जो 1773 में ये था कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र था, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और उसी में पहले चीफ जस्टिस जो बने वो बने एलिजा एम्पे, और 3 और भी जज उस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ कलकत्ता तक ही था। इसके बाद ये कंपनी के जो भी एम्प्लॉय थे उनको कहा गया कि आप किसी भी तरह के जो है व्यापार जो है, प्राइवेट व्यापार, प्राइवेट ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है, और 5वां पॉइंट ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि कंपनी के अफेयर को मैनेज करेगा इंडिया में। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको इससे था चार्टर एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद जो कुछ खामियां रह गई थी चार्टर एक्ट 1773 में, कुछ जो कमी थी, कुछ डिफिसिट था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो है 1773 के एक्ट में 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया। जैसे अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें को सही करना। तो ये जो है
आपको जो है अमेंडमेंट एक्ट आया। सबसे पहला फीचर्स था कि ये गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जब अपॉइंट हुआ था तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो है अपने जो है उसको 4 मेंबर भी था काउंसिल का, 4 मेंबर जो उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो गवर्नर जनरल थी और उसकी जो काउंसिल थी, उनको कहा गया कि उन पे जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं, और जो भी कंपनी के जो सर्वेंट है, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बाहर है। तो मतलब बाकियों पे होगा, लेकिन कंपनी का जो एम्प्लॉय है उन पे जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। और ये जो है आपको रेवेन्यू मैटर जो है, जो पैसा, जो आपका पैसे का मैटर है, पैसा कलेक्शन का जो मैटर है, आपको रेवेन्यू टैक्स का जो मैटर है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से उसको भी बाहर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी किसी तरह का कोई जुरिस्डिक्शन, किसी तरह का कोई अवहेलना नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का वो भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ये कहा गया कि आपको जो भी कलकत्ता के निवासी हैं वहां पर उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका कंट्रोल रहेगा। जो भी क्रिमिनल वगैरह, क्रिमिनल मैटर जो है, क्रिमिनल को केस जो है दैट इज गवर्न बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी भी जो है सिविल मैटर जो है, वो पर्सनल लॉ जो है, वो सबको अपने अपने धर्म से जीने का रहेगा। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। पर्सनल लॉ में हिंदू जो है वो अपना धर्म का पालन करेंगे, मुस्लिम अपने धर्म का पालन करेंगे, मोहम्मदन लॉ, शरिया लॉ का। तो इस तरह से जो अभी भी चल रहा है, उसी ये बात जो है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये कहा गया कि ये जो प्रोविंशियल कोर्ट है, जो प्रोविंशियल कोर्ट जो है उसका जो है आपको डायरेक्ट जो अपील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। कोई अपील, अभी क्या होता है कि आप अपील करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से जाता है आपका ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहा गया कि वहां से जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में ना जाके कहाँ जाएगा, ये जाएगा गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास जाएगा। गवर्नर जनरल जो है उसके पास जाएगा कोई भी अपील होगा तो और ये जो है गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी उसको भी कहा गया कि आप जो है इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो उसको कहा गया कि आप जो है कि ये कोर्ट और काउंसिल, ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो रेगुलेशंस, रूल्स जो है प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए बना सकती है। तो ये 5 चीजें इसमें भी थी। पहली चीजें क्या थी कि गवर्नर जनरल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया, जुरिस्डिक्शन से बाहर कर, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो है आपको जो है रेवेन्यू मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया, टैक्स वाले मैटर को भी। पर्सनल लॉ जो है वो भी नहीं था, सबका अपना अपना पर्सनल लॉ रहेगा, सिविल लॉ इस। और उसके बाद जो है काउंसिल जो है आपको अपील जो है आप काउंसिल के पास जाएगा आपका प्रोविंशियल से। चौथा क्या, पांचवा क्या था कि ये जो है गवर्नर जनरल जो है रूल्स वगैरह प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए बना सकते हैं। उसके बाद जो आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था 1784 का, जो कि आपको उस वक्त के प्रधानमंत्री जो है पिट्स थे और उन्होंने पार्लियामेंट में इस एक्ट को पेश किया था। इसी वजह से उनके नाम पे ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो आया। इसने कुछ चीजें की, वो ये की कि सबसे पहले इसने जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था, जो कंपनी के सारे अफेयर को मैनेज कर रहा था, उसको जो है उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने बांट दिया। इसमें उन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को जो है कंपनी का डिवाइड कर दिया। जो कमर्शियल फंक्शन था, जो व्यापारिक फंक्शन था और राजनीतिक जो फंक्शन था, उसको जो है कंपनी का बांट दिया। इसमें 2 बॉडी स्थापना की गई। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से था, उसको कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेज करेगा कंपनी का कमर्शियल अफेयर, जो कि ट्रेडिंग यानी बिजनेस वाला काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और एक अलग से बॉडी बना दी गई और उस बॉडी को कहा गया कि ये बॉडी जो है वो देखेगी, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखेगी आपको कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन, जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक फंक्शन है, वो कंपनी का कौन देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये डायरेक्शन दे दिया गया कि वो जो है आपको सिविल और मिलिट्री जो है सारे फंक्शन जो है ब्रिटिश का पोजीशन में, इंडिया में जो पोजीशन है उसको जो है उस पर पूरा कंट्रोल है। तो इस तरह से जो है आपको इस जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें 3 प्रावधान थे। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो था कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों की स्थापना हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखेंगे कमर्शियल फंक्शन को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखेंगे पॉलिटिकल फंक्शन को कंपनी का। फिर आया एक्ट ऑफ 1786, 1786 का एक्ट जो है वो, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है काफी नामी हस्ती थी, अमेरिका से वॉर करके आए थे और इनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जब इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो इन्होंने 2 डिमांड रखा। इन्होंने कहा कि मेरी 2 डिमांड मानी जाएगी तभी मैं जो है ये पोस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। तो काफी नामी था, तो इनके डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया।
और इनके पास जो है इन्होंने दो डिमांड रखा था कि ये कहा था कि काउंसिल के जो डिसीजन होगा, पहले कितना था, एक गवर्नर जनरल होते थे और 4 जो है काउंसिल में मेंबर होते थे। तो कहा गया कि ये जो आपका जो डिसीजन होगा काउंसिल का, तो इसमें अगर 3 पर्सन जो है एक साथ हो जाएं तो क्या होगा, गवर्नर जनरल का डिसीजन मान्य जो है 2/3 हो जाता था, तो गवर्नर जनरल का पावर कम हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता हूं। तो ये जो है चीजें मान ली गई और इसमें जो है एक मेंबर को हटा दिया गया। अब दो, टोटल जो है 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल को मिलाकर। तो ये जो है कि काउंसिल का कोई भी डिसीजन होगा, अगर सबकी इसकी गवर्नर जनरल की सहमति नहीं है तो गवर्नर जनरल उसको ओवरराइड कर सकता है। और उसने कहा कि उसे कमांडर इन चीफ बनाया जाए। सो ये जो ब्रिटिश की जो टेरिटोरी है, ब्रिटिश के जो लोग हैं या ब्रिटिश की जो आर्मी है, उसका कमांडर इन चीफ भी उसको बनाया दिया जाए। और ये चीज जो है इसने मान लिया एक्ट ऑफ 1786 में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आया आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये जो है 1793 में जो है ये प्रोविजन था पहला कि ये जो कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर दिया था कि आप जो है अपने काउंसिल के जो डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये जो है बाकियों के आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया कि नाउ द इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। तो और भी जो भी गवर्नर जनरल आएंगे, फ्यूचर गवर्नर जनरल, उनको भी ये पावर दे दिया गया। उसके बाद जो है ये दिया गया पूरा जो है कंट्रोल जो है गवर्नर जनरल को जो है आपको जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी जो कि पहले से ही सबऑर्डिनेट थी, उसपे जो है ज्यादा कंट्रोल और कंट्रोल जो है इस पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो है वो आ गया। उसके बाद ब्रिटेन में हल्ला हो रहा था उस वक्त जो है कि दूसरी कंपनियां भी चाह रही थी कि उसे भी ये मौका दिया जाए कि वो भारत में जाकर ट्रेड वगैरह करे, भारत में जो है अपना व्यापार करे, क्योंकि सब लोगों को दिख रहा था कि बहुत फायदा हो रहा है वहाँ, बहुत ज्यादा जो है ऐसे अच्छे से फायदा हो रहा है, लोगों को हल्ला था वहां पे। लेकिन जो है थोड़ा ब्रिटिश मजबूर थी, तो उसने जो है कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को, क्योंकि इसको मोनोपोली प्रोवाइड था कि जो एक अधिकार था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही ईस्ट में ट्रेड कर सकती है। ईस्ट मतलब कि इंडिया, चाइना, जो भी इंडोनेशिया वगैरह में ट्रेड सिर्फ यही कंपनी कर सकती है। बाकी कंपनी ने देखा कि वहां से काफी फायदा हो रहा है, तो उन लोगों की भी इच्छा थी कि बाकी कंपनी भी आए। अब कोई कंपनी है जिसको दिल्ली में ज्यादा फायदा हो रहा है या बॉम्बे में ज्यादा फायदा हो रहा है, और मतलब कि बॉम्बे स्टेट में, और ये कहा जाए कि मतलब कि अंबानी जी को ही अलाउ कर दिया जाए कि सिर्फ बॉम्बे में वही बिजनेस कर सकते हैं, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, कहेगी कि मुझे भी जाने दो। तो इस तरह से कंपनियों में होड़ चल रहा था कि हमें भी वहां बिजनेस करना है, हमें भी बिजनेस करना है। लेकिन जो है ये बात जो है क्राउन ने नहीं माना और ये मोनोपोली को जो है अगले 20 साल तक फिर से एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो इस तरह, और उसके बाद इसमें एक प्रोविजन ये किया गया कि ये जो है कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल से नहीं होगा। अगर उसको अपॉइंट किया गया हो तब जाके वो अलग बात है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है गवर्नर जनरल जो है जो काउंसिल का मेंबर है, वो जो कमांडर इन चीफ जो है वो नहीं होगा। और ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कहा गया कि यहाँ पर जो उसके मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको, पॉलिटिकल अफेयर को जो मैनेज करेगा, उसके मेंबर का पैसा कहाँ से आएगा, तो वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब इंडिया के पैसे, इंडिया से ही, पहले क्या था कि उसको फीस मिलती थी ब्रिटिश वगैरह, अब क्या था कि बाहर से फीस नहीं आएगा, इंडिया से ही कलेक्शन करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्ट करो और उनकी फीस को दो। So it laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues। तो इंडिया के जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वहीं से उसका पैसा, उसका सैलरी दिया जाएगा। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 काफी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसमें जो पहले बातें हो रही थी कि ये खत्म किया जाए, मोनोपोली खत्म किया जाए, वो चीज इसने ब्रिटिश ने कर दिया। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, सो उसको एबोलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सो इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो जो भी मोनोपोली थी, जो भी एक अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ 2 चीज में छोड़कर अभी भी 2 चीज में इसकी मोनोपोली थी इसी कंपनी की, एक तो चाय यानी टी और दूसरा विथ चाइना। तो 2 चीजों में अभी भी मोनोपोली इसकी ही थी कि यही ट्रेड करेगी। अब चाय देखिए कितना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, मतलब चाय में मोनोपोली चाहिए। तो और ये जो है इसे ये एक्ट ने कहा कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया। तो ये कहा कि ब्रिटिश का जो है ये क्राउन का जो है पूरा सॉवरेनिटी है, जो भी कंपनी की टेरिटोरी है, जो भी कंपनी का एरिया कंपनी के अंडर में, वो क्राउन की टेरिटोरी है, क्राउन का उस पर पूरा अधिकार है। तो
उसके बाद जो है इसने कहा क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया कि वो आए क्रिश्चियनिटी इंडिया में प्रोपागेट कर सकते हैं, सो दे कैन प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। सो दैट्स फर्स्ट टाइम जो है क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया। उसके बाद जो है आपको वेस्टर्न एजुकेशन जो है दैट इज इंग्लिश एजुकेशन को फैलाने के लिए टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन 1 लाख रुपीज जो है 1 लाख रुपया जो है कहा गया कि इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सो दिस टाइप ऑफ जो है आपको प्रोविजन इन दिस एक्ट दैट इज 1813 में ये बनाया गया। और उसके बाद जो क्या था कि ब्रिटिश सोचा कि मैं क्यों ऐसा करता हूं कि अपने जो इंडियन है उसी को अपॉइंट कर देते हैं टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और उस पर हेवी बर्डन डालेंगे तो क्या होगा, इंडियन भी इंडियन का टैक्स कलेक्ट करेगा और उसी से जो है नफरत भी करेगा। तो इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। तो कहा कि आप लोग अपना जो है टैक्स जो है अपने इस पर अपने हिसाब से किसी पर भी टैक्स जो है बना सकते हैं, कितना टैक्स इसको पेड करना है, और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो टैक्स का पेड नहीं करता तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं, उसको सजा भी दे सकते हैं। इससे इंडिया और इंडियंस में ही जो है क्या होगा, नफरत पैदा होगा। ब्रिटिश तो अपना आराम से उससे टैक्स ले रहा है जो कलेक्ट करके ला रहा है। उसके बाद ठीक 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और ये जो है एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। ये जो है आपको केंद्रीकरण के प्रोसेस में पहला स्टेप था, और ये बहुत सारी टेरिटोरी ब्रिटिश के अंडर में आ गई थी, आपको पता ही होगा। जैसे 1764 में बंगाल आ गया, उसके बाद 1799 में मैसूर आ चुका था ब्रिटिश के अंडर में, फिर निजाम जो है हैदराबाद वो अंडर में था ही। साथ साथ फिर क्या है कि आपको मराठा भी 1818 में जो है वो आपको सब्सिडियरी अलायंस जो है मराठा भी खत्म हो चुका था। इस तरह से थोड़ा सा एरिया पंजाब वगैरह का बचा हुआ था। तो ब्रिटिश ने होल इंडिया के लिए अब कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, अब क्या होगा कि वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल has been made the governor general of India, and the first governor general of India was William Bentinck. So William Bentinck जो है आपको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए। तो पूरे टेरिटोरी पे जो है अब किसका है, ब्रिटिश का कंट्रोल है, तो पूरा जो है ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा। और विलियम बेंटिक जो है दैट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो है ये पूरी तरह से जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे उनके लेजिस्लेटिव पावर जो रूल बनाते थे वो लोग, उनको जो है ये खत्म कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो है इंडिया जो थे उनको एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया कि वो पूरे इंडिया के लिए जो है अपना रूल बना सकते हैं, अपना लॉ बना सकते हैं। और पहले जो लॉ बनता था उसके अंडर में उसको कहा जाता था रेगुलेशन, क्योंकि वो रेगुलेट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए नहीं बल्कि इंडिया के अफेयर को मैनेज करने के लिए था। सो दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज द लॉज विल बी नोन एज एक्ट्स। अब उस एक्ट को रेगुलेशन नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा उस लॉज को रेगुलेशन नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा एक्ट। तो पहला पॉइंट था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उनके लेजिस्लेटिव पावर को, उनका जो कानून बनाने की जो क्षमता थी उनको खत्म कर दिया गया। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है पूरा राइट, एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया कि वो ही पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। और जो भी लॉ बनाएंगे वो रेगुलेशन नहीं कहलाएगा, जो कि पहले कहलाता था अब कहलाएगा एक्ट। अब ये कंपनी का जो है पूरी तरह से कमर्शियल बॉडी के तौर पे जो है, ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे जो है उसको खत्म कर दिया। अब पूरी तरह से ये क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब पूरी तरह से क्या होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, क्योंकि मोनोपोली पूरी तरह से खत्म ही हो चुका था, दूसरी कंपनी आ गई थी व्यापार करने के लिए। और इसको कहा गया कि आप कमर्शियल बॉडी नहीं हो, अब व्यापारिक कंपनी नहीं, आप जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी हो। और ये जो है आप जो है इस पे रूल रहोगे, कंपनी का अफेयर को देखोगे। और कैसे देखोगे, हिज मैजेस्टी हिज हियर एंड सक्सेसर के तौर पे यहाँ पे उसके बिहाफ पे जो है आप काम करोगे, राजा महाराजा के बिहाफ पे जो अंग्रेज बैठे हुए हैं वहां पर। इसमें प्रोविजन था कि जो ओपन कंपटीशन है, सिविल सर्वेंट का जो एग्जामिनेशन होता है उसको इंडिया के लिए भी, इंडियन के लिए जो इंडिया को अलाउ नहीं था कि वो एग्जामिनेशन में बैठ सके, तो ये था कि इसमें इंडियन को भी अलाउ कर दिया जाए। इंडियन भी जो है अब उसमें एग्जामिनेशन आकर दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो है एक बात था, लेकिन लोगों ने इसका अपोज किया।
हाउएवर दिस प्रोविजन वाज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस बात को नहीं माना। नो इंडियंस विल बी नॉट अलाउड टू सिट इन द ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके कंपटीशन में इंडियन नहीं बैठ सकते हैं, तो इसको जो है वो लागू नहीं हो पाया, उसको वहीं का वहीं रहने दिया गया। तो ये जो है कुछ प्रोविजन था जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में था। उसके बाद 1853 का जो है चार्टर एक्ट आया, और ये जो है आपको जब 1853 का चार्टर एक्ट आया तो ये पहली बार जो है इसमें ये हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, तो ये जो है पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और लेजिस्लेटिव फंक्शन को दोनों को सेपरेट कर दिया कि अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल का अलग होगा और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग होगा। और 6 मेंबर जो है इनके लेजिस्लेटिव फंक्शन में अपॉइंट किया गया कि 6 मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 6 जो मेंबर इनको सपोर्ट करेंगे लॉ बनाने में। तो गवर्नर जनरल का जो है सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, जो बाद में चलकर यही कहलाया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 3 मेंबर तो इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले से होते ही थे। तो ये जो है यही जो लेजिस्लेटिव विंग है जो आगे चलकर जो है हमारा पार्लियामेंट बना, तो ये जो है आपको उसी से कैसे कैसे बना वो देखा गया। तो पहले आगे चलकर जो है इसी तरह से हमारा पार्लियामेंट जो है यहीं से बना। तो सबसे पहले 6 मेंबर जो है वो इसमें अपॉइंट हुए, धीरे धीरे इसमें बढ़ते रहे मेंबर। उसके बाद जो ओपन कंपटीशन सिस्टम की बात हो रही थी कि इंडियंस को भी अलाउ किया जाए, तो वो कंपटीशन सिस्टम जो है आपको इंडियंस को अलाउ कर दिया गया 1853 में। सो कवेंटेड सिविल सर्विस वाज द थ्रोन ओपन टू द इंडियन ऑल्सो। 2 तरह का होता था, एक होता था नॉन कवेंटेड, एक होता था कवेंटेड। कवेंटेड जो है एग्जामिनेशन होता था जहां से लोग जो है एग्जामिनेशन पास करके आते थे, नॉन कवेंटेड होता था जो कि एक नॉर्मली जो है किसी को अपॉइंट कर दिया जाता था, इंडियन वगैरह को भी लोग अपना एक तौर पे अपॉइंट कर देते थे, उसका कोई इतना वैल्यू, ऑफिसर जो है नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल होते थे मोस्टली। और मैकुले कमेटी के अनुसार जो है द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854। तो इंडियन सिविल सर्विस कमेटी जो है आपको अपॉइंट हुई 1854 में, और इसने कंपनी के रूल को जो है इंडिया में एक्सटेंड कर दिया और कहा कि वो इंडिया में ब्रिटिश पोजीशन को जो है आपको जो है हेल्ड कर सकता है क्राउन का। लेकिन यहाँ पर जो है ये नहीं बताया गया हर साल क्या होता था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है कहा गया कि कंपनी जो है यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर को जो है मैनेज करेगी, लेकिन यहाँ पर साल जो है वो डिनोट नहीं करवाया गया। मतलब कि कभी भी जो है कंपनी पूरी तरह से जो है क्राउन जो है पूरी तरह से कंपनी के जो है पावर को खत्म कर सकती थी, कंपनी के रूल को जो है टर्मिनेट कर सकती थी कभी भी। पहली बार इसमें ऐसा हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को जो है अलाउ किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें कहा गया कि ये किया जाए, क्या नाम है, आपको इंडियन भी अलाउ हो, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन, इंडियन नहीं लोकल रिप्रेजेंटेटिव। उसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का प्रोविंस था, वहां से भी कुछ वायसराय क्या करते थे अपने मर्जी से, मतलब जहाँ के जो वायसराय कह रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो क्या करते थे अपने मर्जी से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुन लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हर प्रोविंस, जो ब्रिटिश का जो भी प्रोविंस है, उसमें से जो है लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो आपको चुने के वो वहां से भेजे जाएंगे, और वो सिर्फ अंग्रेजी होते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अलाउ किया गया। और जो नया 6 लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल था, उसमें से 4 मेंबर जो है बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के जो गवर्नर थे, उन्होंने अपना अपना आदमी वहां भेजा। कहां? गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव 6 मेंबर थे ना, 6 मेंबर जो अपॉइंट किया गया था, उसमें से 4 प्रोविंस में आया। ये भी अंग्रेज ही थे, ये चारों अंग्रेज ही थे, ऐसा कुछ नहीं था कि इंडियन थे। लेकिन ये हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, तो अपना बंदा भी, मतलब कि सभी गवर्नर का अपना बंदा भी रहेगा। तो ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 4 मेंबर जो है उनके थे, और 2 मेंबर अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना रखते थे। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये हुआ, आपके कंपनी का रूल था यहाँ से 1773 से लेकर 1774 से लेकर 1853 तक, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे कंपनी में चेंजेस आया। तो यही लक्ष्मीकांत में जो है आपको यहाँ पर इतने एक्ट जो है दिए हुए हैं जो कि कंपनी रूल के अंदर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्राउन रूल। ये क्राउन रूल शुरू होता है 1858 से 1947 के बीच, और इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग को बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, इस तरह का वीडियो और बनता रहे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा। मैं लगातार जो है आपको पूरा लक्ष्मीकांत जो है इसी तरह से लाइन बाय लाइन कराता चला जाऊंगा।
सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग इसमें से जुड़ जाइएगा, क्या नाम है, टेलीग्राम से, वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।